हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेईई के सिलेबस के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयारी करें तो उसके मेन सिलेबस के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली आप अगर तैयारी कर रहे हैं जेईई के लिए तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि कितनी वेटेज का किस सब्जेक्ट से आएगा, किस टॉपिक से आएगा, इसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स होंगे और कितने आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके जेईई के पेपर में 75 क्वेश्चंस आते हैं। 75 टोटल क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 25 ईच सब्जेक्ट कंटेन करेगा, जैसे कि मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें आपको एक कोर्स हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रखना है कि इसमें 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन कोई भी गलत होता है तो आपका सही होने पर इसमें 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक दूसरी चीज़ कि जो बाकी के 5 क्वेश्चन बचते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, या मैं बोलूँ टोटल पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन होते हैं, वो न्यूमेरिकल टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक, उस आंसर को देने पर अगर वो क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होने पर आपका किसी भी मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना है कि हमें पेपर कैसे करना है और किस क्वेश्चन पर कितने मार्क्स का हमको नंबर मिलने वाले हैं। अगली स्लाइड्स में हम केमिस्ट्री के उन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं या उन टॉपिक्स की बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं या 3 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें, आपके पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के केस में आप क्या देखते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आएंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, और इन द एंड थर्ड सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें कवर किए जाते हैं। जो चैप्टर हैं और जिनसे जितने क्वेश्चंस आते हैं और उनके कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बात होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको बिगनिंग में याद रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने की कंडीशन अप्लाई होगी, वो टॉपिक हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल की, तो यहाँ से क्या होता है 3 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चंस कंटेन 4 मार्क्स, तो 12 मार्क्स का हमेशा ही क्या होता है इसमें मटेरियल मिलता है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आता है। फिर बात करें पीरियोडिक टेबल के केस में, तो पीरियोडिक टेबल के केस में क्या होता है, इसमें भी 3 क्वेश्चंस आएंगे जिनके 12 मार्क्स होंगे। थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, और यहाँ पर लास्ट टॉपिक होता है इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा इन्हीं टॉपिक से लिए जाते हैं। फिर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट्स, इससे जनरली 1 क्वेश्चन आता है, कभी एक ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मोल कॉन्सेप्ट से आज तक जो देखा गया 1 क्वेश्चन पर ही, मोल कॉन्सेप्ट पे से 1 क्वेश्चन आता है, और रेडॉक रिएक्शन से भी 1 क्वेश्चन ही आ पाता है। अगला सब्जेक्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सिर्फ 1 क्वेश्चन का आएगा, और केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, और इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, स्पेशली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट द एलिवेशंस ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, और इससे जनरली क्या होता है अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्पेशली न्यूमेरिकल्स। इन केस ऑफ जनरल केमिस्ट्री क्या होता है कि इससे भी 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जो 4 मार्क्स में आता है। स्टेरियो केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, और ये अच्छे मार्क्स लाने के अच्छे चांसेस होते हैं, क्योंकि इन्हें आसानी से पढ़ा जा सकता है और इनके मार्क्स लाने में आसानी रहती है। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो जनरली हम जिनके बारे में बात करेंगे और जो हम सिलेबस में अपने प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूले की बात करते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि बेंजीन के फार्मूले की, तो यहाँ पर C6H6 होता है,
लेकिन अगर हम इसके एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात करेंगे तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, CH। ये क्या है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्मूले को एक इजीएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला जो उसका मेन फार्मूला होगा, जैसे फॉर एग्जांपल C6H6 जो है बेंजीन का एक मेन फार्मूला है जिसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फिर मोल कॉन्सेप्ट की बात होती है इसमें और मोलर मास की बात होती है। ठीक है, स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस और लिमिटिंग रिएजेंट्स, दोज रिएजेंट्स जिसकी अमाउंट सबसे कम हो और किसी रिएक्शंस के अंदर उसकी वजह से जो दूसरा अमाउंट जो होगी वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए रिएक्टेंट्स की, तो उसके केस में हम बोलते हैं जिसकी अमाउंट ख़त्म हो गई वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो उसमें इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिएक्शन इन सोल्यूशन, जनरली हम एक्वस रिएक्शंस की बात करते हैं जो एक्वस मीडियम में होती हैं, तो यहाँ पर हम रिएक्शन इन सोल्यूशन की बात करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, गैस लॉ की बात करते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करते हैं जिसके बेसिस पर आप डिफाइन करते हैं कि कोई चीज़ लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड में है या फिर गैसेस में है। आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं जैसे कि PV=nRT के बारे में। डाल्टन लॉ का पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स और जितनी भी अमाउंट ऑफ गैसेस होगी उनका सबका प्रेशर जो होगा ऑन द बॉल ऑफ द कंटेनर वो इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर के बराबर होगा। फिर हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के बारे में बात करते हैं जो कि स्पेशली गैसेस के केस में बात की जाती है इसके बारे में। अगला चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे जिसमें हम हाइड्रोजन के जो लाइंस होती हैं उसके लेबल्स जो होते हैं एनर्जी के उनके बेसिस पर। फिर हम बात करेंगे रेडियस के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में और nth बोहर मॉडल्स के बारे में जिसमें रदरफोर्ड ने nth नंबर ऑफ द सेल्स के बारे में डिफाइन किया है। डी ब्रोगली की वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अगला पॉइंट आता है जो 4th चैप्टर होगा आपका जेई के हिसाब से, उसे बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बात करते हैं हम पथ के बारे में, इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं जो पथ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल W एंड Q, दीज आर टॉक्स अबाउट द पथ एंड सम स्टेट फंक्शन जो डिपेंड करते हैं सिस्टम की जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और पैलिट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आइसोथर्मिक रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल के बारे में और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। रिडॉक्स रिएक्शन के केस में और इलेक्ट्रोकेमिकल के केस में जो टॉपिक्स आते हैं जनरली, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड मेथड्स, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोनेशंस रिएक्शंस और इलेक्ट्रोड मेथड के बारे में यहाँ पर बात जनरली की जाती है। अगली बात आती है जिसमें हम जनरल प्रोसेस के बारे में, जैसे आइसोलेशन ऑफ द मेटल्स होता है उसके केस में जिनके बारे में बात करते हैं वो प्रोसेस हम इस टॉपिक में या इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे फ्रोथ फ्लोटेंट विधि होती है, लीचिंग विधि होती है जिसमें ऑयल को मिलाया जाता है मटेरियल के साथ, कंजर्वेशन ऑफ और इनटू ऑक्साइड के अंदर बात करते हैं जिसमें एक मेटल्स के जो सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स होते हैं उन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और वेपर फेस रिफाइनिंग, बिकॉज दीज आर बोथ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारा चैप्टर है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एल्कलाई मेटल से। सेकेंड टाइम अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो एल्कलाई मेटल 2 या अल्कलाई अर्थ मेटल्स के बारे में बात कर सकते हैं हम, और इसमें अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ लिथियम से क्वेश्चन आ जाते हैं। एल्कलाई मेटल्स के क्वेश्चन आएंगे जो उनके हैलाइड्स के बारे में होंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दीज आर द कोर सॉल्ट्स इन द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, और अगर बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो इनसे जनरली क्वेश्चन बनते हैं। डी और एफ ब्लॉक के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट और लेंथेनॉइड कंट्रैक्शंस, या फिर एफ ब्लॉक के अंदर दूसरा आता है एक्टोनाइड कंट्रैक्शंस। दीज आर द इम्पॉर्टेंट राइजिंग और फायरिंग टॉपिक्स। एटॉमिक रेडियस, किस तरीके से इनकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है, अनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हम डी और एफ में पढ़ते हैं इसके बारे में, और ये क्या होते हैं वेरिएबल बैलेंसीज शो करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एफ की बात करो तो एफ क्या करता है, 2 बैलेंसी भी शो करता है और 3 बैलेंसी भी शो करता है। तो ये दीज इफेक्ट्स वी विल स्टडी इन
ऑक्सीडेशन स्टेज। फिर इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनकी एक कांस्टेंट ज्योमेट्री होती है, जैसे टेट्राहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। तो हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें क्या होता है एडिशन कंपाउंड्स क्या होंगे और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या होंगे। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो एडिशन कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपस में मिलने के बाद एक नया कंपाउंड्स बन के आता है। ठीक, और जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं अपने इंडिविजुअल कंपाउंड्स के से। फिर टर्मिनोलॉजी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स की बात करेंगे, जिससे कि फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के अंदर आप इनको यूनी, बाई और ट्राई के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि जो वन बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा, यूनी वैलेंट होगा, और जो दो बनाएगा वो डाई वैलेंट, एंड ट्राई के लिए 3 वाला हो जाएगा। इनके ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोई भी एक सेंट्रल मेटल जितने एटम से जुड़ा होगा वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में, जिसमें होगा सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सब्लिमेशन होता है कि जिसमें अगर आप किसी कंपाउंड्स को हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड से वेपर फॉर्म में चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करो कपूर की, या फिर बात करो नेफ्थलीन की और आयोडीन की। ऐसी क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कंपाउंड्स को प्योर किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे कि हम लोग मेराइन वाटर से या सेलिन वाटर से नमक को अलग करते हैं। डिस्टिलेशन under the reduced pressure and stream distillation, chromatography, test of halogen and Dumas method. These methods are used to identify the materials. Here is one of most rising topic, that is some basic principle of organic chemistry. अगर आपको organic chemistry समझनी है तो ये चैप्टर क्या होता है, कोर चैप्टर कहलाता है। अगर ये चैप्टर नहीं समझे तो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझना नामुमकिन के बराबर रहता है। इसमें क्या होता है, हम स्टडी करते हैं अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन और एल्काइल फ्री रेडिकल्स के बारे में। दूसरा टॉपिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करते हैं हेलोजन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्काइल हैलाइड्स, जितने भी हैलाइड्स होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें बात करेंगे CX बॉन्ड की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और इसकी रिएक्शन विद द PCl5, PCl3 या SOCl3, HCl2 और HX के साथ। फिर स्ट्रॉन्ग एंड द वीक बेसिस के बारे में बात करेंगे, और SN2 और SN1 रिएक्शंस के बारे में, यानी कि बायमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। अगला कंपाउंड है हमारे जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, तो इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है सबसे पहले ग्रिग्नार रिएजेंट। इससे जनरली क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली बिकॉज द ग्रिग्नार रिएजेंट इज़ द मोस्ट कॉमन रिएजेंट विच कैन हेल्प टू सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर बात करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की और सोडियम ब्रोमाइड की। ठीक है, फिर इसके बाद बात होगी एल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद डाइल्यूट HNO3, और फिर बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के केस में। ये चैप्टर है, इससे अक्सर क्या होता है केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट द एनर्जेटिक और एंटीबायोटिक और प्रिजर्वेटिव के केस में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हेल्थ एंड whatever material we are having and to preserve the food materials too. अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ द एनायन, सल्फ्यूरिक एसिड्स और एनालिसिस ऑफ द कैटायन। अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें हम बात करेंगे लुईस प्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूल, लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट, बॉन्ड पैरामीटर, लेंथ, एंगल, एनर्जी और स्ट्रेंथ के बारे में। फेजांस रूल्स जो हमें बताता है आयनिक करेक्टर इन एनी ऑफ द कंपाउंड, और पी पाई और डी पाई बॉन्ड्स के बारे में। लास्ट चैप्टर जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, जिसमें क्या होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, एस ब्लॉक, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स, वेरिएशंस ऑफ द एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई,
एनाइजेशन, एंथैल्पी और एनाइजेशन पोटेंशियल। दीज आर दोज चैप्टर्स कि अगर आप इनको डीपली और इनको अंडरस्टैंड करके चलते हैं तो ये आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, बिकॉज दीज चैप्टर्स कम्प्लीटली जो हमने स्टडी किया है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, तो इन चैप्टर से सब जनरली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज क्वेश्चंस में इन्हीं चैप्टर्स की होती है। तो अच्छे से तैयारी करें और एक चैप्टर को उस हिसाब से लें कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आप समझ पाएँ कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों को वो चीज़ समझ आए जिससे उनको अच्छे मार्क्स लाने में सबसे ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।